क्या आपने भी अपना ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करने का सपना देखा है? तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले रुकिए और ये वीडियो ज़रूर देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 7 गलतियाँ जो आपको बहुत ही बड़े लॉसेस से बचा सकती है। जो चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। तो अगर आप भी 2026 में अपनी ई कॉमर्स ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो जो सबसे पहली बड़ी गलती है उसको मैं कहूँगी द सिंप्लिसिटी ट्रैप, जिसको हम एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी भी कह सकते हैं। तो जब कोई एक ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करता है तो वो यही सोचता है कि अच्छे से प्रोडक्ट बनाओ, एक वेबसाइट बनाओ, उस पर थोड़ी सी मार्केटिंग करो और आपके ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। करेक्ट? कितना ईजी और सिंपल लग रहा है ना, जैसे कोई 3 स्टेप फॉर्मूला हो। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल होता तो हर कोई आज एक सक्सेसफुल ब्रांड का ओनर होता। मार्केटिंग का एल्गोरिदम, वेबसाइट के ग्लिच और लॉजिस्टिक का हेडेक, ये सब वो प्रॉब्लम्स है जो आपको पहले से कोई नहीं बताता। मैंने रियलाइज़ किया कि अच्छी क्वालिटी के कपड़े बनाना सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है, कोई गारंटी नहीं है कि इससे आपका ब्रांड सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैंने एक और बात भी समझी है, हर फाउंडर की जर्नी अलग अलग होती है। किसी को गारमेंट डेवलप करने में प्रॉब्लम होती है, किसी को कंटेंट क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है, किसी को मार्केटिंग में किया तो किसी को वेबसाइट डेवलप करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हर एक फाउंडर के स्किल सेट अलग अलग हैं। तो मेरे लिए गारमेंट डिज़ाइन करना बहुत ही ईजी है, तो मेरे लिए वो बिल्कुल भी हेडेक नहीं था। लेकिन मेरे जो कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ थी वो थी वेबसाइट और मार्केटिंग। इससे ये बात तो हमें समझ में आ गई कि अच्छा प्रोडक्ट डेवलप करने से हम हमारी ई कॉमर्स ब्रांड को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। हमको एक वेबसाइट डेवलपर की तरह अपने वेबसाइट के बैकएंड को समझना होगा। हमको एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरह हमारे सारे कैंपेन्स पे ध्यान रखना होगा। और यही होती है एक आर्टिस्ट से एक फाउंडर की जर्नी। तो ये एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा है बिटवीन आर्टिस्ट एंड टेक्नोलॉजी, और यही एक ब्रांड का फाउंडेशन है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अगर आप एक स्टार्टअप ब्रांड हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कभी भी इनिशियली कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट ना कीजिए। अगर आप कोई डेमो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप डेमो प्रोडक्ट बनाइए और उसी को लॉन्च कीजिए और देखिए कि आपको उस पर कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसके बाद कोई भी प्रोडक्ट को स्टॉक कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास कोई स्टॉक पड़ा होगा तो आपका हमेशा ध्यान वही रहेगा कि आपको किसी ना किसी तरीके से बेचना है। उसके बाद आप उस पर मार्केटिंग कैंपेन्स बनाने हैं या फिर आपको उसके ऊपर डिस्काउंट्स देने हैं, तो उस पर आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं तो हमेशा सिर्फ डेमो प्रोडक्ट्स बनाइए, सिर्फ सैम्पल्स बनाइए। शुरुआत में कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट मत कीजिए। को नहीं पता है कि आपको कौन से ऑर्डर कौन सी साइज़ में आने वाले हैं, क्योंकि आप शुरुआत में ही प्रोडक्ट में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। आगे जाके कि आपको मार्केटिंग में स्पेंड करना है, आपको सैलरीज पे करनी है, तो आप अगर शुरुआत में जितना कम से कम खर्चा करोगे उतना ज़्यादा आप लंबा टिक पाओगे। अब आते हैं तीसरी गलती पे, जो है फ़ोटोशूट। हम सभी यही सोचते हैं कि अच्छा फ़ोटोशूट करना, अच्छी वेबसाइट पे डालना, इससे हमारे ब्रांड की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ेगी और कस्टमर ट्रस्ट भी कर सकता है कि अच्छा आपकी ब्रांड की प्रोडक्ट की वैल्यू ये है, तो आप फ़ोटोशूट के थ्रू उसको जस्टिफाई भी कर सकते हो, जिसे हम ब्रांड के प्रेजेंटेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी अच्छे फोटोग्राफर को और मॉडल को हायर करते हो तो वो आपको लाखों में खर्चा दे सकते हैं, और आपको मैं इनिशियल स्टेज पे ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी। हम अपना पहले एक सैम्पल पीस बनाते हैं। सैम्पल पीस बनाने के बाद मैं खुद उसका फ़ोटोशूट करती हूँ। तो हम AI टूल यूज़ करके उस फ़ोटो को हम एक हाईली प्रोफेशनल फ़ोटोशूट में कन्वर्ट करते हैं, जिसका मैं आपको अभी एक डेमो दिखाती हूँ। तो ये है मेरी ड्रेस जो मैंने अभी डिज़ाइन की है। ये हमारा नया कलेक्शन है और इसको मैंने पहन के वीडियोस बनाए, फ़ोटोज़ बनाए और इसके बाद मैंने इसे जेमिनी में अपलोड किया। और देखिए मैंने इसको प्रॉम्प्ट ये दिया कि डोंट इवन चेंज अ सिंगल थिंग इन द गारमेंट, जस्ट चेंज द मॉडल एंड कीप द बैकग्राउंड वेरी सिंपल। और उन्होंने मेरे को ये फ़ोटो बना के दे दी जो बहुत ही हाई प्रोफेशनल है और उसकी एक एक डिटेलिंग हमारे गारमेंट से मैच कर रही है। तो आप कुछ AI टूल्स यूज़ करके बहुत ही हाईली प्रोफेशनल फ़ोटोज़ जनरेट कर सकते हैं और आप काफ़ी सारे पैसे भी बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में, जो है हमारा 4th पॉइंट। तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स या बहुत सारे ई कॉमर्स ब्रांड ओनर्स
सबसे पहले काम करना शुरू कर देते हैं अपने प्रोडक्ट पे और वो अपनी वेबसाइट को लास्ट मिनट के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन ये गलती आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वेबसाइट बनाने के बाद वी वर पेइंग फॉर मेटा एड्स, और जो भी लोग कस्टमर्स हमारी वेबसाइट पे आ रहे थे वो वापस जा रहे थे क्योंकि हमारी लोडिंग स्पीड बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो लोग आपकी वेबसाइट पर रुकेंगे ही नहीं अगर आपकी वेबसाइट जल्दी लोड नहीं हो रही है। तो मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटिव लोगों को ये पता नहीं होता है कि वेबसाइट की लोडिंग स्पीड कैसे कम करते हैं, सर्वर क्या होता है और इस चीज़ पे कैसे काम किया जाए। तो हमने शुरुआत के काफ़ी जो महीने थे यही सारी चीज़ों में हमने समझने में लगाए कि सर्वर चेंज करना है या फिर फ़ोटोज़ को कंप्रेस करके उनको अपलोड करें। तो आप कभी भी ई कॉमर्स ब्रांड स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमेशा अपनी वेबसाइट को इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप लॉन्च से 2 महीने पहले, 1 या 2 महीने पहले आपकी वेबसाइट रेडी हो जाए और आप उस पर ट्रायल कर सकें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपके पास इतना टाइम हो 15 दिन, 20 दिन, महीने का कि आप उस पर वापस से काम कर सकें। तो जबकि मैंने इतने धोखे खा लिए, मैंने 2 से 3 बार वेबसाइट बनवा ली और उसके बाद भी मैं सेटिस्फाइड ही नहीं रही कि मेरी अच्छी वेबसाइट बनी है। तो फाइनली जाके मैंने वेबसाइट बनाना सीख लिया। शॉपिफाई स्टोर बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप भी सीख सकते हो। और अगर आपको भी सीखना है कि शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं तो कमेंट कीजिए शॉपिफाई, और मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि शॉपिफाई पे वेबसाइट कैसे बनाते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो है एजेंसी ट्रैप। ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है और मैं कहूँगी कि ये बहुत ही बड़ा स्कैम है। यहाँ पे फाउंडर्स सबसे ज़्यादा अपना पैसा घुमाते हैं। कोई भी अपनी ई कॉमर्स ब्रांड शुरू करता है तो हमेशा वो यही सोचता है कि उनको जो आता है काम वो खुद करे और जो उनको नहीं आता है वो प्रोफेशनल्स पे छोड़ दे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप अगर कोई भी बाहर से मार्केटिंग एजेंसीज़ के साथ टाई अप कर रहे हो या काम कर रहे हो तो उनके साथ कभी भी 3 महीने 6 महीने का लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन मत कीजिए। साइन करने से पहले हमेशा उनका 1 या 2 महीने का ट्रायल लीजिए, क्योंकि 1 से 2 महीने में आपको पता चल जाएगा कि वो अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मेरा बहुत ही बुरा लक था यहाँ पे, मुझे कोई अच्छी मार्केटिंग एजेंसीज नहीं मिली तो मुझे सीखना ही पड़ा मार्केटिंग। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, आपको कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो आप बाहर से आउटसोर्स करो ये सर्विस तो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप 2-4 चीज़ें ज़रूर सीख लें कि ऑडियंस कैसे सेट करते हैं, अपने रिजल्ट्स कैसे चेक करते हैं, कैसे आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को मॉनिटर कर सकते हो, आप कितना स्पेंड कर रहे हो, कितने रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये बेसिक चीज़ें आप पूरा चार्ट समझ पाओ, आप उतनी सी चीज़ें समझ लो। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है प्राइसिंग। तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं कि कैसे प्राइस सेट की जाए, हम कैसे कस्टमर को चार्ज करें। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। सो आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है उससे आप 3 to 4 टाइम्स प्रोडक्ट की MRP सेट करें। आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 3 टाइम्स बढ़ा रहे हो या 4 टाइम्स बढ़ा रहे हो, ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप 200 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वाले प्रोडक्ट की प्राइस अगर आप 800 रुपीज़ रखते हो विच इज़ 4 टाइम्स, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये 600 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट है। इसमें से आपका 150 रुपये जितना लॉजिस्टिक में खर्चा होगा, आपका 200 रुपये जितना मार्केटिंग में स्पेंड होगा और बाकी के जो 200-250 रुपये बचेंगे उसमें से आपको अपने ऑफिस के एक्सपेंसेस मैनेज करने हैं। और अगर आपको वो प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो आपको 150 रुपीज़ और लगेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो भी चला जाएगा। तो आपको हमेशा ये सोचना है कि आप जो भी प्राइस सेट कर रहे हो उसमें आपको प्रॉफिट है या नहीं है। तो तोरशा एक डिज़ाइनर ब्रांड है। हम कोई भी गारमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। कभी कभी एक ड्रेस बनने में हमें 2 दिन लगते हैं, कभी कभी 3 दिन भी लगते हैं। और फैब्रिक सोर्सिंग से लेके फाइनल क्वालिटी चेक तक हम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो शुरुआत में हमने अपने ड्रेसेस को बहुत ही ज़्यादा अंडर प्राइस्ड रखा। हमने सोचा कि गारमेंट जितने ज़्यादा अफोर्डेबल होंगे उतने ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट होके आएंगे, लेकिन ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। आगे जाके हमने रियलाइज़ किया कि ऐसे लोग हैं जो सही में क्वालिटी को वैल्यू करते हैं और जो आपकी क्वालिटी के लिए आपको पे करने के लिए भी रेडी है। आप जो भी चीज़ें बना रहे हो उस हिसाब से आप अपने कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 7, RTOs एंड रिटर्न्स। तो ये RTO और रिटर्न कोई भी बिज़नेस का साइलेंट किलर होता है।
हमने अच्छी वेबसाइट बना ली, अच्छी मार्केटिंग कर ली, ऑर्डर्स की बारिश हो रही है और हम बहुत ही ज़्यादा खुश है कि तब एक नई प्रॉब्लम सामने आती है आरटीओ की। अब आरटीओ और रिटर्न्स में क्या डिफरेंस है मैं आपको वो समझाती हूँ। तो हम बात करते हैं कि रिटर्न्स क्या होते हैं। तो रिटर्न्स क्या होते हैं, जब कोई भी कस्टमर को कोई भी आपका प्रोडक्ट रिसीव होता है तब वो उनको खोल के देखते हैं, ट्राई करते हैं, उनको नहीं चाहिए और वो आपको वापस दे देते हैं, उसको रिटर्न कहते हैं। अब आते हैं आरटीओ पे। आरटीओ क्या होता है कि आपके कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव ही नहीं हुआ, उन्होंने खोला ही नहीं, उन्होंने प्रोडक्ट देखा भी नहीं, उससे पहले ही आपके पास आ गया। क्यों? जब आपका प्रोडक्ट यहाँ से डिस्पैच हो जाता है, उसके बाद जब डिलीवरी पार्टनर आपका प्रोडक्ट अटेम्प्ट करता है और उसको वहाँ पे कस्टमर अवेलेबल नहीं है उनके घर पे, तब वो एक स्टेटस अपडेट कर देता है कि ये कस्टमर जो है उन्होंने आपका पार्सल रिसीव नहीं किया क्योंकि वो घर पे नहीं थे। तो पहले शुरुआत में हमें लगा कि ऐसा ही होगा। जैसे जैसे हमने लोगों को कॉल करना शुरू किया तब हमें पता चला कि कस्टमर बोल रहे हैं कि हमें कोई अटेम्प्ट ही नहीं मिला है डिलीवरी का और हम घर पे ही थे, या तो फिर वो लेना चाहते हैं और अभी तक डिलीवरी पार्टनर ने उनको डिलीवरी ही नहीं दी है। तो यहाँ पे ये स्कैम हो रहा था कि जितने भी डिलीवरी पार्टनर्स थे वो बिना डिलीवरी किए ही स्टेटस अपडेट कर देते हैं कि वहाँ पे कस्टमर नहीं है, कस्टमर अनअवेलेबल है। वो ऐसा स्टेटस अपडेट कर देते हैं जो बिल्कुल गलत होता है। हाँ, 10 ऑर्डर्स में से 2-3 ऑर्डर ऐसे होते हैं कि कस्टमर को नहीं चाहिए, वो बोल देते हैं कि हम आउट ऑफ स्टेशन हैं, अभी नहीं चाहिए, या तो फिर मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, या जो भी उनके XYZ रीज़न है वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन वो रिटर्न्स का आप क्या करोगे, वो जिन्हें हम आरटीओ कहते हैं, कि जबकि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट चाहिए लेकिन वो कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं, वो कुरियर आपके पास रिटर्न आपके वेयर हाउस में आ जाता है। आपने इतनी मेहनत की, गारमेंट बनाए, एड स्पेंड की, कस्टमर ने ऑर्डर भी दिया और कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं और उससे पहले ही वापस आ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। तो इसका सल्यूशन भी है, आपको हमेशा आपके हर एक ऑर्डर पे फॉलोअप लेना पड़ेगा कि वो कहाँ पे है, अभी ट्रांजिट में है। अगर ट्रांजिट में है तो आज डिलीवरी अटेम्प्ट हुआ कि नहीं। डिलीवरी अटेम्प्ट हुआ तो आपको स्टेटस देखना है। अगर आपने स्टेटस देखा कि आरटीओ है, आरटीओ इनिशिएट हो गया है, तो आपको रीअटेम्प्ट करना है। आपको कस्टमर से फॉलोअप लेना है कि आपको वो ऑर्डर चाहिए नहीं चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो वापस मंगवा लो, लेकिन अगर उनको चाहिए तो वापस रीअटेम्प्ट के लिए रिक्वेस्ट दीजिए। और आपको एक स्पाई की तरह अपने सारे ऑर्डर्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। मेरा आज ये वीडियो बनाने का मतलब आपको डीमोटिवेट करना नहीं है, लेकिन आपको ये समझाना है कि ई-कॉमर्स ब्रांड शुरू करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें समझनी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और आप मुझे बताइए कि आपकी ई-कॉमर्स बिजनेस में आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या है और हम उसको साथ में सॉल्व करेंगे। I'll see you in the next video. Thank you so much.